अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की डिवीजन बेंच ने आज फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश में 5 दिसंबर को नगर विकास विभाग द्वारा जारी की गई ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना रद्द कर दी। यानी चुनाव अब नए सिरे से कराने के अलावा दूसरा कोई विकल्प सरकार के पास नहीं है, सिवाय इसके कि वो आयोग बनाए, पिछड़ा वर्ग आयोग, सर्वे करें, ओबीसी की अलग कैटेगरी तैयार करें और प्रॉपर सर्वे करने के बाद तब अधिसूचना नगर विकास विभाग के माध्यम से नए सिरे से जारी होगी। जब पुरानी अधिसूचना क्वैश कर दी गई, मतलब चुनाव नहीं होंगे फिलहाल के लिए। जब तक कि आरक्षण की संवैधानिक प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया को सरकार पूरा नहीं कर लेती है, नो इलेक्शन। तो कब होंगे चुनाव? पिछली 3 डिबेट्स में हमने आपको इस विषय पर चर्चा की थी और आज कोर्ट का वही आदेश आया है। आज की परिचर्चा हम इस विषय पर बढ़ाने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव फिलहाल के लिए स्थगित समझिए। उसका कारण है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया और लंबी सुनवाई के बाद आज छुट्टी के दिन कोर्ट खोलकर इसका फैसला सुनाया गया। उत्तर प्रदेश में नगर विकास विभाग द्वारा 5 दिसंबर को जारी किया गया निकाय चुनाव पर आरक्षण रद्द कर दिया गया है। उस नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया गया जो आरक्षण का आधार था। मैंने पिछली 3 डिबेट में आपको बताया कि आरक्षण की प्रक्रिया क्या थी, उसमें तकनीकी और कानूनी खामियां क्या थी और उसके राजनीतिक परिणाम और दुष्परिणाम क्या होंगे। इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। आज फिर मैं रिपीट करना चाहता हूं कि ऐसा ऑर्डर आया क्यों। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का सुरेश महाजन केस का वर्डिक्ट लैंडमार्क जजमेंट है। उसके अलावा 2 और जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के जो इसमें साथ में क्लब हुए और वो भी लैंडमार्क जजमेंट बने, जो ये कहते हैं कि ओबीसी का आरक्षण ट्रिपल टी फार्मूला, अभी मैं ट्रिपल टी भी आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, पहले बता चुका हूं, आज फिर ट्रिपल टी बताता हूं। ट्रिपल टी फार्मूले के तहत ही आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, तभी ओबीसी आरक्षण संवैधानिक और कानूनी होगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो जब याचिका दाखिल हो गई, याचिका एक्सेप्ट हो गई, स्टे हो गया, तो और उसका जिक्र आ गया सुरेश महाजन केस का, तो उसका मतलब स्पष्ट था कि हाईकोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बहाल रखेगी, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठने वाला। यानी जो फैसला आना था वो सुरेश महाजन केस के आलोक में ही आना था और वही आया। अब ये ट्रिपल टी क्या है? ट्रिपल टी का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में एक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग प्रॉपर होना चाहिए था, जो इस वक्त नहीं है। वो आयोग ये प्रपोज करता कि कितने प्रतिशत और कहाँ कहाँ आरक्षण प्रस्तावित है। वो प्रस्ताव जिलों में जाता, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और नगर निकाय के थ्रू प्रॉपर ग्राउंड पर सर्वे होता कि किस क्षेत्र में, किस वार्ड में कितने ओबीसी रह रहे हैं। फिर प्रशासन के माध्यम से वो सारा प्रस्ताव आता कहाँ? शासन में। यानी 2 टी पूरा करते हुए तीसरा टी कहाँ आया? टेस्ट नगर विकास विभाग में। आयोग, ग्राउंड सर्वे और फिर नगर विकास विभाग, ये है ट्रिपल टी। 3 टेस्ट, एक आयोग, दूसरा ग्राउंड सर्वे, तीसरा नगर विकास। यानी सर्वे भी लेटेस्ट होना चाहिए। अब सरकार ने क्या किया? 2017 के सर्वे को आधार मानते हुए ओबीसी का आरक्षण घोषित कर दिया। मसला गया यहीं फंस। अगर प्रॉपर सर्वे कराया गया होता 2022 वाला, तो निश्चित तौर पर यह स्थिति आज नहीं आती जो सरकार के समक्ष एक एम्बैरेसमेंट आया कि ओबीसी आरक्षण की वैधता को हाई कोर्ट से खारिज कर दिया गया, सरकार के उस नोटिफिकेशन को। हाई कोर्ट ने कहा चुनाव करा लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी ओबीसी सीट है, इनको जनरल घोषित कर दो, करा लो चुनाव। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता बहनों भाइयों। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 3 आदेश प्रभावी हैं। और दूसरा, बिना पिछड़ों को उनका हक दिए उत्तर प्रदेश में कौन राजनीतिक दल इतना बड़ा जोखिम लेगा कि वो चुनाव में चला जाए जनरल सीट घोषित करके? ये पॉसिबल भी नहीं है। और उसके कोर्ट के आदेश के 30 मिनट के अंदर राजनीतिक चिंगारी फूट पड़ी, अपोजिशन टूट पड़ा, सत्ता पक्ष को उस पर अपना स्टेटमेंट भी जारी करना पड़ा कि भैया बिना ओबीसी को आरक्षण दिए चुनाव नहीं कराएंगे। ये स्पष्ट हो गया। अब सरकार कह रही कि सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले यह भी देखना पड़ेगा कि जो हाईकोर्ट ने कहा है वो प्रक्रिया का पालन भी हो जाए। तो क्या वाकई में जो 5 दिसंबर का शासनादेश था उसमें आरक्षण की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से नहीं अपनाई गई?
अब सरकार के ऊपर है कि इस आर्डर को वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी कि नहीं करेगी। अभी सरकार का स्टेटमेंट आया है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के विकल्पों पर वो विचार कर रही है और पिछड़ा वर्ग आयोग भी बनाएगी और ट्रिपल टी यानी 3 टेस्ट का फार्मूले पर काम भी करेगी, तीनों टी पर काम भी करेगी। तो जब तीनों टी पर काम करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत है? और सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई बहुत फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि 3 लैंडमार्क जजमेंट ऑलरेडी बैठे हैं जो हाईकोर्ट के आज 87 पेज के आर्डर में प्रॉपरली मेंशन है, पेज नंबर 46, पेज नंबर 58, पेज नंबर 64 पे। अब आप क्या करेंगे? तो अब मसला गया है फंस, यानी कानूनी तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी। और विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार इस पूरे मामले पर डिफेंसिव मुद्रा में है। आज आए कुछ बयान सुन लें आप, फिर मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। सरकार को ये स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार आप डेडिकेटेड कमीशन नहीं बना लेते या ट्रिपल टेस्ट की फॉर्मेलिटी नहीं पूरी कर लेते, तो ट्रिपल टेस्ट की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद ही आप किसी भी ओबीसी वर्ग को आरक्षण आप चुनाव में देंगे। अत्यंत आवश्यक हो तो आप बिना ओबीसी आरक्षण के आप चुनाव कराइए, लेकिन अगर ये आरक्षण ये अत्यंत आवश्यक नहीं है तो आप, चूंकि ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देना इसलिए आवश्यक है कि ओबीसी वर्ग में जितनी भी जातियां हैं सबको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले। हम उस फैसले का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन एक बात निश्चित है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जैसा कहा है उस प्रकार से आयोग गठित करके ट्रिपल टी की जो परीक्षा है या जो प्रक्रिया है उसे पास करते हुए ही और ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर के कोई समझौता नहीं है और माननीय उच्च न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है उस पर कोई टिप्पणी नहीं है, आदेश का अध्ययन करेंगे। पिछड़ों का हक छीना जा रहा है और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। देखिए, हाई कोर्ट ने फैसला दिया है तो हाई कोर्ट ही सर्वोपरि नहीं है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान में व्यवस्था दिया है 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को, 22.5% शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स को, 10% आरक्षण सामान्य गरीब वर्ग, तो आरक्षण लागू होगा। जो हाई कोर्ट का फैसला नगर निकाय के चुनाव के संबंध में आया है, इससे एक बार फिर साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के खिलाफ है, पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ। तो आज की परिचर्चा बहनों भाइयों आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से आलोक अवस्थी हैं, सुनील ससाजन समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, दीपक मिश्रा समाजवादी चिंतक हैं, अरुण राजभर भी हमारे साथ जुड़े हैं और वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत करें इसके पहले हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आज जो नगर निकाय चुनाव को लेकर फैसला आया है, आम आदमी पार्टी उस पर क्या दृष्टिकोण रखती है? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। ये जो फैसला है ये कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ा विरोधी जो मानसिकता है, जो विचारों से वो पिछड़ों के, दलितों के, शोषितों के, वंचितों के विरोधी हैं, आज इस फैसले से ये बात उजागर हुई है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को उनका हक नहीं देना चाहती, नौकरियों में उनका आरक्षण छीनती है, विश्वविद्यालयों में उनका आरक्षण छीनती है, लैटरल एंट्री के माध्यम से उनका आरक्षण छीनती है, वीसी के सिलेक्शन में उनका आरक्षण छीनती है और अब चुनावों में उनका आरक्षण छीनने की ये योजना इनकी सामने आई है इस फैसले से। देखिए, आपको ये पता था कि आयोग की जरूरत है, आपको ये पता था कि एक प्रॉपर सर्वे होना चाहिए, आपको ये पता था कि अगर हम आरक्षण का एक सर्वे नहीं करेंगे तो इसके खिलाफ प्रॉपर, अगर हम आरक्षण नहीं देंगे, ओबीसी को प्रॉपर भागीदारी नहीं देंगे तो इसके खिलाफ याचिकाएं दाखिल होंगी। वही हुआ और हाई कोर्ट से इनका जो नोटिफिकेशन था वो रद्द कर दिया। सरकार का तर्क है कि 2017 के ही सर्वे को आधार मान लिया जाए, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि भाई 5 साल के अंदर आपको क्या कोई सर्वे कराने की आवश्यकता नहीं महसूस हुई? क्या आयोग गठन करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई? क्या एक सही ढंग से आरक्षण करके आप चुनाव नहीं करा सकते थे? आपकी नीयत में खोट था, आप पिछड़ों का हक मारना चाहते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं ब्रजेश जी, थोड़ा सा समय मैं आपसे
जी, जरूर यस, लूंगा। प्लीज, और प्लीज, आपके बोलिए। दर्शकों के लिए और बोलिए। पूरे देश के लिए जानना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के पिछड़े एससी, ओबीसी, एसटी के साथ क्या किया है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बीजेपी का जवाब है जितेंद्र सिंह जी मंत्री का, जो उन्होंने 2 फरवरी को इसी वर्ष में लोकसभा के अंदर दिया, राज्यसभा में 3 फरवरी को दिया। ये सारे मैं आपको 2 मिनट में पढ़ के सुना रहा हूं और आपके दर्शकों को पता चल जाएगा इससे। इन्होंने बताया है, जितेंद्र सिंह जी जो सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि सचिव और विशेष सचिव के पद पर मात्र 6 एससी, एसटी, ओबीसी, एसटी, एसटी हैं, यानी कि सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी के पद पे मात्र 6 एससी, एसटी हैं, ओबीसी का कोई डाटा नहीं है। इन्होंने ये भी बताया है कि 43 विभागों में 5.12 लाख जो कर्मचारी हैं, यानी कि 5,12,000 जो कर्मचारी हैं, उसमें एसटी का ग्रुप ए में जो रिजर्वेशन है वो 12 एससी, एसटी का जो ग्रुप ए, एससी का रिजर्वेशन 12.8%। इसको फिर समझ लेंगे, लेकिन अभी हम जरा नगर निकाय पर चर्चा कर लेते हैं। सरकार का एक लेटेस्ट स्टेटमेंट आया, वो ये कहता है कि अब हम ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ही नगर निकाय के चुनाव कराएंगे। एक स्टेटमेंट सरकार ने दे दिया है। देखिए, सरकार के स्टेटमेंट से क्या होता है, अब इनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में पहले भी एक महाराष्ट्र को लेकर याचिका दाखिल हुई थी और इसी तरह का फैसला आया था। तो अब तो सरकार ने एक तरीके से पूरे इस चुनाव को फंसा दिया है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश आ गया, जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को लेकर आया था, तब आप क्या करेंगे? जहां जहां इनकी सरकारें हैं वो यही काम कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं पूरे आंकड़े के साथ। सदन में दिया गया सरकार का जवाब है, इन्होंने ग्रुप ए में 12.8% एससी, 5.6% एसटी, 16.8% ओबीसी को नौकरी दी है, जबकि रिजर्वेशन इनका होता है 15%, 7.5% और 27%। एडिशनल सेक्रेटरी में मात्र 10 एससी, एसटी हैं और मात्र 4 ओबीसी हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी में 245 ज्वाइंट सेक्रेटरी में 26 एसटी, एसटी हैं और मात्र 29 ओबीसी हैं। फिर इन्होंने बताया कि 8,72,000 पद खाली हैं। जितने वाइस चांसलर की नियुक्ति करते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ब्रजेश जी, आपको एक भी ओबीसी, एक भी एससी, एक भी एसटी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर पद के लिए योग्य नजर नहीं आते? उनका प्रतिनिधित्व आप कहीं नहीं देते। लेकिन आप तो कह रहे थे आप राजनीति में बदलाव के लिए आए हैं, आप भी वही जाति वाली बातें करने लगे। मैं जाति वाली बातें कर रहा हूं? आप कैसी बात कर रहे हैं? ये तो भारत के संविधान ने हमको अधिकार दिया है। इस देश के कानून ने पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को, दलितों को आगे लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी। अगर मैं जाति की बात कर रहा हूं तो जो ईडब्ल्यूएस स्कीम लागू की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण, तो कोर्ट ने तो कह दिया कि ओबीसी आरक्षण के बिना भी आप चुनाव करा लो, सारी सीटें जनरल घोषित कर दो। कोर्ट ने तो कह दिया है। भाई सारी सीटें जनरल क्यों घोषित कर देंगे? पंचायतों में, लोकल बॉडीज के अंदर आरक्षण है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, सभी राज्यों में है, लगभग सभी राज्यों में है। आप कैसे चुनाव करा लेंगे? आपने एक बदनीयती के तहत, और इनके नेताओं के बयान इस तरह से आते हैं। आपको याद होगा बिहार के चुनाव में क्या कहा था भागवत जी ने? आरक्षण खत्म होना चाहिए। इनकी जो मातृ संस्था है आरएसएस, बताइए आप, 97 वर्ष हो गया उस संस्था को बने, आज तक एक भी उस पे ओबीसी या एक भी एससी, एसटी कोई भी आज तक संघ का प्रमुख नहीं बना। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल मानसिकता और विचारधारा से पिछड़ों की, दलितों की विरोधी है। अब अपोजिशन के पास क्या विकल्प है? देखिए, अब तो चुनाव लंबी अवधि के लिए टला, जब तक आयोग बनेगा, सर्वे होगा, प्रस्ताव आएंगे, पब्लिश होंगे, उस पर आपत्तियां आएंगी। अब ये लंबी अवधि के लिए गया। हाँ, निश्चित रूप से गया, लेकिन इसके पीछे कौन है? इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जानबूझ के ऐसा ही आरक्षण कराया जिसके खिलाफ याचिकाएं लगी और ये फैसला आ गया। तो अब आप लोग क्या करेंगे? आपके पास क्या विकल्प शेष हैं? नहीं, हम तो इस बात को बिल्कुल
बार बार दोहरा रहे हैं और जरूरत पड़ी तो इसके लिए आंदोलन भी करेंगे कि जो हक पिछड़ों का बनता है इस चुनाव में आरक्षण व्यवस्था के तहत वो उनको मिलना चाहिए और चुनाव उसी के हिसाब से होना चाहिए, उसी के हिसाब से चुनाव होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह जी, हमारे साथ अपना कीमती वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो आज कोर्ट के आए हुए आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। अब हम परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आलोक अवस्थी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, ऐसी स्थिति का निर्माण क्यों हुआ कि कोर्ट में सरकार के खिलाफ फैसला आया, और जो फैसला है वो बताता है कि पिछड़ों का जो आरक्षण की प्रक्रिया 5 दिसंबर को शासनादेश लागू हुआ था वो सम्यक तरीके से लागू नहीं हुआ, वो उचित नहीं था। शायद यही कारण है कि कोर्ट ने पूरे शासनादेश को रद्द किया। अब बताइए कि सरकार की क्या मंशा है? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, उनके निर्णय का, और उनके निर्णय के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने कार्यक्रम तय कर दिए हैं। हम ट्रिपल टी के आधार पर जो है आयोग का गठन कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे, और ख़ास तौर से जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको लेकर के ही चलेंगे। हम चुनाव उसके पहले नहीं कराएंगे जब तक कि हम इसको नहीं करा लेते हैं। और जो ये हमने रखा कोर्ट के सामने, वह हमने पूरा आरक्षण दिया था, लेकिन आदरणीय कोर्ट ने उस आरक्षण को नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी प्रक्रिया बदल दीजिए और उसको दूसरे तरीके से करिए। तो हम उसका आयोग का गठन जल्दी ही करेंगे, और निश्चित रूप से हम उन समाज के लोगों को देंगे। लेकिन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो योजना है, हमारे हर कार्यक्रम के बिंदु में अति पिछड़ा गरीब कमजोर वर्ग हम होता रहता है। अंत्योदय हमारा संकल्प है, और समता मूलक एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हमारा जो है हमारा उद्देश्य है। हमने हमेशा विपक्ष ने जिनको शोषण किया उन पिछड़ों का, उनको हमने गले से लगाया, उनके लिए योजनाएं बनाई। जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं वह अति गरीब वर्ग, पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग को लेकर के ही चल रही है, जिसका लाभ लगातार जो है जनता को मिल रहा है। ओबीसी समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। मेरे दो सवाल हैं आपसे। अब सरकार के समक्ष दो विकल्प हैं, या तो आप हाईकोर्ट के आदेश को प्रॉपर मानिए, आयोग गठित करिए, सर्वे करिए, 3T को पालन करिए, और फिर जब प्रक्रिया पूर्ण हो जाए 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, साल भर, तब चुनाव घोषित करिए। या दूसरा ऑप्शन है आपके समक्ष सुप्रीम कोर्ट का जाने का। सरकार का प्रेस नोट कहता है कि आप दोनों बयान दिए हैं, आप कह रहे हैं 3T भी लागू करेंगे, और दूसरा आप कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। क्या ये सही है? देखिए ब्रजेश जी, यह सही है जो दोनों बयान आप कह रहे हैं, हमने दिए हैं। हम पिछड़ों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं। बाकी डग्गामारी जितनी है वो विपक्ष कर रहा है, इसमें वो हम देख रहे हैं। स्थायी समाधान तो यही है कि इसको जो है आयोग बना करके और इसका प्रॉपर जो है सर्वेक्षण करके इसको कर दिया जाए। लेकिन जहां तक कि टाइम लिमिट की बात आती है या कहीं पर अगर संवैधानिक कोई बाध्यता आती है तो हम आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के जाने के हमारा रास्ता खुला हुआ है। न्याय विभाग से हम जो है इसमें चर्चा कर रहे हैं और जो है अन्य वर्गों से भी चर्चा कर रहे हैं, और उसको लेकर के शीघ्र ही हम योजना लेकर के आपके सामने आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अति पिछड़े वर्ग के कल्याण के बिना, उनको बराबर प्रॉपर आरक्षण के बिना हम चुनाव में नहीं जाएंगे। जबकि कोर्ट ने कह दिया है कि आप सामान्य सीटें घोषित करें, आप तत्काल चुनाव करा दिए, लेकिन हमने करना हर वर्ग को अधिकार मिले, हर व्यक्ति को जो है उसका अधिकार मिले, सभी लोगों को उनके वर्गों के आधार पर जो है उनका हिस्सेदारी हो, हमारा यही लक्ष्य है। तो जिन लोगों ने पहले शासनादेश में पिछड़ों को उनका प्रॉपर हक नहीं दिया, उन लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, यह जरूर है, जब एक चीज आदरणीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी करी है तो सरकार का अपना एक वो है कि वो अपना देखेंगी, और जो लोग भी इसमें क्या कहते हैं कहीं। बहुत शुक्रिया आपका आलोक अवस्थी जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को मैं सम्मिलित करूंगा। सुनील सिंह साजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, आज हाईकोर्ट के आए हुए आदेश पर, नगर निकाय के चुनाव पर जो कोर्ट की टिप्पणी, आदेश और ऑब्जर्वेशंस आए हैं, और विशेष तौर पर मैं आदेश का भी उल्लेख करना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी इस पर क्या स्टैंड रखती है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि माननीय न्यायालय के सामने पिछड़ों का प्रतिनिधित्व हो, पिछड़ों का आरक्षण बचे, ऐसी कोई मजबूत पैरवी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। उसके पीछे भी कारण है ब्रजेश जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान से नहीं चल रही है। ये आरएसएस के नीतियों को लागू करने में सिर्फ व्यस्त हैं और वही कर रहे हैं।
आरएसएस के प्रमुख ने बिहार में यह बयान देकर के अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। पिछड़े और दलितों का आरक्षण इनकी आंख में खटकता है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये आलोक अवस्थी जी बैठे हैं, जब भी ये पिछड़ों की दलितों की नौकरी छीनते हैं, इनके घर में जश्न मनाया जाता है। आज आरक्षण छिन गया, देखना भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं के यहां हलवा पूड़ी बन रहा होगा, क्योंकि इनकी सोच पिछड़ा विरोधी है। ये पिछड़े और दलितों को केवल वोट पाने के लिए तो हिंदू बता देते हैं, लेकिन जब नौकरी देना होगा, जिस तरीके से अधिकार देना होगा, नाम पे सारी मलाई खुद चुनाव खाई में है, प्रतिनिधित्व तो की बस इस बात तरीके आएगी, का पहला राउंड तब ये पहला राउंड हलवा कोई पूड़ी किसी खाई से के हो टक्कर जाते करे। हैं। मैं हलवा पूड़ी खाई है इन्होंने अकबर जैसे। सुन लीजिए, सुन इनके लीजिए। शासनकाल में हलवा आलोक पूड़ी जी, हम खाई बिल्कुल मैं जानते टाइम हैं, दूंगा आपको, प्लीज आलोक जी। आलोक पिछड़ों को जी, जो हम धोखा जानते दिया है। हैं, Allow him to आप speak, yes, डिबेट please. के बाद, आलोक जी हम जानते हैं आप डिबेट के बाद हलवा पूड़ी खा करके कुंडी बंद करके डांस करेंगे आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि आपको आप अंदर तो से मुर्गा और खुशी दारू होती पी है। करके बैठे थे जब अरे आपको कैसी मिली बात थी। है, डिबेट जब ऐसे सारे प्लीज, नौकरी प्लीज, कोर्टों में आके प्लीज, नो, जब आप उनको नो, नो, अपमानित करते हैं, सारी तो नौकरी एक मिनट, ऐसे मत जातियों को दिया था, ऐसे नहीं, ऐसे भ्रष्टाचार करके दिया नहीं। था। आलोक जी उस समय संयम क्या मुर्गा दारू पी रहे थे बरतिए, आप? आलोक जी संयम बरतिए अरे, सुन प्लीज। लीजिए। ओके, सुनील जी गो अहेड। सुन लीजिए, तो ब्रजेश जी किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं हलवा पूड़ी हाँ हाँ, खाने तो की? आप बोल लेना ये अपनी बारी है, नोट कर लो आप, उनको बोलने दो। हाँ, बोलिए। ब्रजेश जी, हम आपके कार्यक्रम में दावे के साथ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह हलवा पूड़ी हजम नहीं होगी, क्योंकि हम लोग पिछड़ों के आरक्षण के लिए अगर समाजवादी पार्टी ने कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ेगा तो जाएंगे। और आपने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दोहरे बयान दे रहे हैं, दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। यह इनका दोहरा बयान दर्शाता है इनके दोहरे चरित्र को। आप बताइए, जब आपकी सरकार के पास मौका था, जब आप जानते थे बिना आयोग के हम आरक्षण नहीं दे पाएंगे, बिना सर्वे के आरक्षण नहीं दे पाएंगे, तो आप 6 महीने से क्या आपकी सरकार गोलगप्पा खा रही थी, क्या कर रही थी, कहां व्यस्त थे? अब जब भी ब्रजेश जी इनसे बात करिए बीजेपी के लोगों से, तो कहते हैं ये लंबी प्रक्रिया है। जब आपको नौकरी छीनना होता तो लंबी प्रक्रिया नहीं, नौकरी देना हुआ तो लंबी प्रक्रिया है। आरक्षण देना लंबी प्रक्रिया, आरक्षण छीन लेना लंबी प्रक्रिया नहीं है। तो ये जो आपकी मानसिकता है, अब फैसला तो पिछड़े और दलितों को आप करना उत्तर है प्रदेश में कि लार्जेस्ट अगर अपोजिशन आरक्षण है, आप बचाना समाजवादी तो पार्टी भाजपा के को पास क्या हटाना विकल्प पड़ेगा। राजनीतिक और कानूनी रूप से हैं जिनका आप उपयोग करेंगे? देखिए, हाँ, अच्छा सवाल किया ब्रजेश जी। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह साफ कह दिया है कि अगर आरक्षण बचाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। समाजवादी पार्टी को सड़क पे आंदोलन करना पड़ा, अगर अपना हक पाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए, अपने लोगों का प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए अगर सड़क पे लड़ना पड़ेगा, सड़क पे लड़ेंगे, लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थैंक यू सुनील हलवा जी, पूड़ी शुक्रिया खा करके जश्न मना लेंगे पिछड़ों का आरक्षण छीन करके, ये हम नहीं। धन्यवाद आपका। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं इस पर चर्चा में। सुरेंद्र जी बहुत शुक्रिया। कोर्ट का आदेश तो आ गया, इसके पहले भी हम लोगों ने 2-3 डिबेट में इन बिंदुओं का उल्लेख किया था। अब फाइनली वो आर्डर आ गया कोर्ट का, जिसमें आरक्षण की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। अब सरकार कह रही कि ठीक है, अब हम ट्रिपल टी का भी फार्मूला अपनाएंगे, सर्वे भी कराएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस आज आए इस फैसले और सरकार के ताजे बयान पर क्या राय रखती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ब्रजेश जी अगर आप ही को सलाहकार बना लिया होता तो इस फजीहत से वो बचती। इन्होंने पूरी पारदर्शी तरीके से, पूर्ण पारदर्शी तरीके से, जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि पहले पिछड़ों का आरक्षण चुनावी प्रक्रिया में खत्म कर रहे हैं ये, इसके बाद ये पिछड़ों का और दलितों का आरक्षण नौकरियों में खत्म करेंगे, क्योंकि ये इनकी मंशा है, ये इनका बेसिक्स है। बहुत साफ सी बात कह रहा हूं मैं आपसे, जैसे इन लोगों ने इस समय यहां पर किया वैसे ही अब ये नौकरियों में भी करेंगे। आप देखिए, मैं आपको एक बात और कहता हूं, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की छात्रवृत्ति दलितों की और पिछड़ों की बंद कर चुके हैं।
ये मैं नहीं कह रहा, नरेंद्र मोदी सरकार का सरकारी आदेश है कि 1 से लेकर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की ये दलितों की और पिछड़ों की छात्रवृत्ति भी बंद कर चुके हैं। तीसरी मैं आपको बताऊं लचर पैरवी की इनकी, जाटों के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने लचर पैरवी की वजह से इन्होंने खत्म कराया। मराठा आरक्षण में इन्होंने सेम चीज करी। जब सुप्रीम कोर्ट ने मई में आदेश दे दिया था ब्रजेश भाई कि भाई TTT के बगैर कुछ नहीं होगा, तो अभी तक सरकार क्या कर रही थी कोई बताएगा? मई का आदेश है ये सुप्रीम कोर्ट का, आज तक मई के आदेश को लागू नहीं किया इन्होंने। आज जब ये हो रहा है और जब इनके पिछड़ा वर्ग के स्टूल मंत्री जो हैं ये कह रहे हैं कि नहीं पिछड़ों का आरक्षण नहीं मारा जाएगा, सच बात यह है कि पिछड़ों के नाम पर उप मुख्यमंत्री तो बनाया जा सकता है, लेकिन उन्हें स्टूल पर ही बैठाते हैं ये लोग। आज इस चीज को देखने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों के दोनों आरक्षण विरोधी हैं, दोनों के दोनों संविधान विरोधी हैं। जब इनको वोट लेने होते हैं तब तो ये उनके बड़े पैरोकार हो जाते हैं, और जब इनको अधिकार देने होते हैं, नौकरी देनी होती है, सरकार के दो स्टेटमेंट हैं सुरेंद्र जी। आरक्षण मैंने आलोक जी से भी प्रश्न किया और सुनील जी से भी पूछा। सरकार कह रही कि यस ओके कोर्ट का ऑर्डर मानेंगे, TTT का फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट आप किस लिए जाएंगे, इस ऑर्डर के खिलाफ? यही तो होगा। हाँ, अरे ब्रजेश भाई साधुवाद है आपको। एक्चुअल में बिटवीन द लाइंस पढ़िए ना आप। एक चीज, अगर इनको सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना होता तो मई का आदेश है, अब तक क्या कर रहे थे? यानी मुख्यमंत्री सहित पूरी जो कैबिनेट है अब तक क्या कर रही थी ये कोई बताएगा? अब क्यों बात कह रहे हैं आप? जब 2017 के आरक्षण में, जैसे आपने लखनऊ का ही मैं आपसे चर्चा करूं, आप ही के जरिए हमें जानकारी मिली कि भाई नगर निगम में 84 गांव आ गए। आप इस चीज को देखिए, गोरखपुर में कितना बड़ा नगर निगम हो गया। आप 2017 से कैसे कर लेंगे? आज आपकी मंशा क्या थी कि किसी सूरत में हम इस आरक्षण को खत्म करें, नंबर 1, चुनावी प्रक्रिया को भी रद्द करवाएं ताकि पिछड़ों को भी आरक्षण वो न मिले, और चुनावी अब कांग्रेस के पास राजनीतिक और कानूनी विकल्प क्या है? देखिए, कानूनी विकल्प भी है और जन आंदोलन सबसे बड़ा विकल्प है। गांव गांव में, अब फिर आप हंसेंगे कि गांव गांव जाके, नहीं सर, हम क्यों हंसेंगे सर? नगर नगर जाके, डगर डगर जाकर के, अरे सर आप बड़े वो हैं तो आप बात समझिए कि नगर नगर जाके, डगर डगर जाके ब्रजेश भाई, सर हर डिबेट में यही वाला बोलोगे तो सब लोग समझ गए हैं सर कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ना तो देशवासियों को अधिकार देना चाहते हैं, ना आरक्षण देना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को भी सम्मिलित करूंगा। सर 5 सेकंड सर, 5 सेकंड 5 सेकंड बात आधी रह जाएगी। ये लोग ना नौकरी देना चाहते हैं, ना आरक्षण देना चाहते हैं, ना अधिकार देना चाहते हैं, ना चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने देना चाहते हैं। ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बहुत शुक्रिया आपका। मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं, SBSP ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के तरीके से ये लोग जो है कहीं ना कहीं देश को चलाना। बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी। अरुण जी बहुत स्वागत आपका। मैं जानना चाहता हूं कि SBSP क्या ओपिनियन रखती है हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद, जिसमें OBC आरक्षण के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है। आपकी पार्टी की क्या राय है? देखिए सुहेल, भारतीय समाज पार्टी ये बात बहुत पहले से कहती आई कि 2017 के आधार पर चुनाव नहीं होने चाहिए, नए सर्वे होने चाहिए, नए परिसीमन बने हैं, नए तरीके से आरक्षण निर्धारित हो, ताकि जो पिछड़े वर्गों को जो लड़ने का अधिकार नहीं मिल रहा था वो मिले। ये बात मैंने आपके चैनल पर बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। हमारी लाइन स्पष्ट रही है, और जिस तरह हाईकोर्ट ने आदेश राज्य सरकार को दिया है, कहीं न कहीं ये साफ दिख रहा है कि राज्य सरकार की तैयारी पूरी नहीं थी, इसके वजह से इस तरह के फैसले आए हैं। अब हमारी पार्टी ने स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर किसी प्रकार का कोई समझौता किसी से नहीं रहेगा। हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी और वहां पिछड़ों को आरक्षण दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। आप क्यों जाओगे भैया सुप्रीम कोर्ट? ना आप पार्टी हो, ना आप पिटिशनर हो, ना हाई कोर्ट में आपका कोई लेना देना हुआ। मैं देख रहा हूँ जिसको देखो वही कह रहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। अरे क्यों जाओगे? आपका क्या है भैया? नहीं, क्यों नहीं है? जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़ाई थी, असली पिटीशन थी, तब तो आप गायब थे। अब कह रहे हो कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैं आपको पहले से ही कहते आए हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता भी बैठे हैं, बहुजन समाज पार्टी वाले आए नहीं है। 4 अक्टूबर 2013 का भी फैसला इसी तरह का था कि जो पिछड़े समाज में अति पिछड़े हैं उनको राजनीतिक भागीदारी नहीं लेने दे रहे थे वो लोग। उस समय भी तो हमने आवाज उठाया,
और वही कमेटी की रिपोर्ट, जो एक बार कमेटी बनाई गई और कमेटी बना करके यह स्पष्ट कहा गया कि राजनीतिक भागीदारी अति पिछड़ों को नहीं मिल रही है, तब तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का साथ कोई नहीं दिया। और आज बड़ी बड़ी बातें समाजवादी पार्टी के लोग कर दो रहे हैं। आपके समक्ष में सवाल प्रस्तुत कर रहा हूं और आपसे उसका जवाब चाहता हूं। सरकार के दो स्टेटमेंट है, एक सरकार कह रही यस कोर्ट का ऑर्डर मानेंगे, ट्रिपल टी के आधार पर ही होगा और बिना ओबीसी को आरक्षण के दिए हम नकाया चुनाव नहीं कराएंगे, सरकार का ये बयान आ गया है। लेकिन सरकार कह रही हम जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आप इसमें से किस वाले के साथ हो? कोर्ट जाना है या सरकार यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर मानना है? नहीं, हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को तो सही इस तरह से क्यों मानेंगे? हम 2017 के आधार पर क्यों चुनाव कराएंगे? हम तो 2022 के सर्वे के आधार पर चुनाव कराएंगे। जितने परसीमन नए नए बने हैं, नए नए गांव जुड़े हैं नगर पालिका में, उन गांवों का भी तो सर्वे होने चाहिए। सवाल इस बात का नहीं है। देखिए, सवाल इस बात का है कि आप किस दिशा में राजनीति कर रहे हैं। हम इस बात को बार बार कह रहे हैं कि जब 3 अक्टूबर 2013 का फैसला आया था, तब तो उस पर चर्चा आप भी नहीं कर पाए। अगर उसी समय ये फैसले पर हम चर्चा कर लिए होते तो आज पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय नहीं होता। और सपा बसपा की कुकृत्यों का ही देन है कि आज पिछड़े वर्ग के लोग इस बात से ढूंढ रहे हैं, इसी बात से दुखी है कि हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है। अगर आरक्षण की बात ही चर्चा में आई तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तो आज से नहीं, आज कम से कम 20 साल से यह कह रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे? आपके पास क्या विकल्प है? आप क्या करोगे? अब तो स्थिति स्पष्ट है, कोर्ट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट का इस पर क्लैरिफिकेशन है। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी का स्पष्ट स्टैंड क्लियर है कि सरकार को जो निर्देश मिला है हाई कोर्ट का कि आयोग का गठन करे, नए सिरे से सर्वे करे और परसीमन जो बढ़े हैं बने हैं उसमें पिछड़े वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करे ताकि पिछड़े वर्गों को भी राजनीतिक भागीदारी मिले। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, मैं एक सवाल और कर दूं जी। समाजवादी पार्टी अगर यह बात कह करके कि किनारा हो जाएगी, 2013 में इनकी सरकार थी और 41,410 पुलिस की भर्ती निकली थी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप डी, ग्रुप सी में 59.9% अकेले इनके यादव, अहिर, ग्वाल, ढड़ोर अकेले आरक्षण का लाभ उठाए थे। तब कहां पाल प्रजापति, नाई बोर्ड, कहां लोहार, धोबी, धरकर कहां चला गया था? तब राजभर बिंद केवट मल्लाह की याद क्यों नहीं आई थी? ये अति पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं लेने दिए, ये अति पिछड़ों को राजनीतिक भागीदारी नहीं दिए। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब इस बात को कह रहे हैं, स्वयं भारतीय समाज पार्टी इस बात को कह रही है, तो ये समाजवादी पार्टी साथ क्यों नहीं दे रही है? सदन से लेकर सड़क तक जब ये इतना हक मारे हैं तो उनके साथ क्यों गए थे 22 में चुनाव लड़ने? इसीलिए कि आरक्षण अति पिछड़ों को हम दिलाने गए थे, समाजवादी पार्टी से उम्मीद नहीं होती। तो क्यों गए थे फिर इनके साथ अगर ये इतने बुरे लोग हैं तो? नहीं, ये इनकी बुराई हम दूर करने गए थे, लेकिन ये गुंडाई से बाज नहीं आ रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को भी सम्मिलित करूंगा। अनिल दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता। अनिल जी, बहुत शुक्रिया आपका। कोर्ट के इस आदेश पर राष्ट्रीय लोकदल की मैं ओपिनियन जानना चाहता हूँ। देखिए, कोर्ट का आदेश ब्रजेश जी जो आया है, इसमें राज्य सरकार दोषी है। राज्य सरकार ने सही ढंग से पैरवी नहीं की। राज्य सरकार की कमियां हैं। राज्य सरकार ने आरक्षण में एक तो पहले कमी छोड़ी और जब आरक्षण में कमी छोड़ी उसके बाद जो है जब हाई कोर्ट में मामला गया उसमें पैरवी नहीं की। राज्य सरकार को चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसका अनुपालन कराते, उसके हिसाब से इनको जो है आरक्षण करना चाहिए था। 2017 के हिसाब से इन्होंने आरक्षण कर दिया। 2022 में चुनाव करा रहे हो, नए परसीमन जब 5 दिसंबर को ये आदेश आया था तो आप सब पॉलिटिकल पार्टी वाले क्या कर रहे थे? आपने तो कोई विरोध नहीं किया। नहीं, विरोध अगर किया हो तो मुझे दिखाइए। जब इनकी आरक्षण की वो आई सूचना आई, आपने क्या डिमांड की थी कभी कि 2022 कराओ? पता ही नहीं था लोगों को। नहीं, जब 2022 हमें क्या इनकी मंशा, इनकी अंदरूनी मंशा पता थी कि ये 2022 के हिसाब से आरक्षण नहीं करेंगे, ये 2017 के हिसाब से चुनाव कराएंगे। इतना पानी नहर में नदी में आ गया और ये अभी 2017 में ही चल रहे हैं। तो इनकी मंशा साफ नहीं थी। ये पिछड़ों के प्रति इनका भाव अच्छा नहीं है, ये पिछड़ों के विरोधी हैं और वो इसमें साफ साफ दिखाई पड़ गया। अगर इनका पिछड़ों के प्रति आप क्या चाहते हो कि ट्रिपल टी के हिसाब से हो या सुप्रीम कोर्ट चला जाए? बिल्कुल ट्रिपल टी के हिसाब से होना चाहिए। तो आप चाहते हो सुप्रीम कोर्ट न जाए? जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा है उसका ये अनुपालन करें, उसके बाद चुनाव कराइए जी। और अगर कहीं इसमें कोई कमी रहेगी, ये पिछड़ों के साथ टाइम लगेगा आपको, मतलब इसमें वक्त लगेगा, फिर कोई मतलब बुरा मानने वाली बात नहीं। जो भी वक्त है उसको जल्दी कराने की बात करें, जल्दी करावें। सरकार के पास बहुत शुक्रिया। मैं दीपक मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं। दीपक जी, बहुत स्वागत आपका। ये हाईकोर्ट का जो आगे ऑर्डर आया है, ये अलग ही दिशा में मामला पहुंच गया, अब चुनाव तो टल गए। अब देखिए मान्यवर,
चुनाव होने चुनाव टलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक समाजवादी समाज या समाजवादी राष्ट्र की संकल्पना है, जिसके प्रति पूरी सरकार शपथ लेती है, उसको इन्होंने पालन नहीं किया। चाहे राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार, सरकारें एक होती हैं। और वैसे भी दिल्ली की सरकार कलेक्टर है और उत्तर प्रदेश की सरकार पटवारी है, जो वहाँ से निर्देश होगा वही यह करेगी। तो संविधान की और समाजवाद की कसौटी पर तो पूरी तरीके से विफल हुए। ट्रिपल टी ही की फार्मूला को मान लीजिए, आपके पास इतना वक्त था, 1000 दिन थे, 1000 दिन कम नहीं होते सरकार के लिए। लास्की, जिनको नेहरू भी आदर्श मानते थे और लोहिया भी, फेबियन सोशलिस्ट के सबसे बड़े ज्ञाता, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में सरकार शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग में होता है। सरकार नर को मादा और मादा को नर बनाने के अलावा सब कर सकती है। सरकार मई में कार्यकाल खत्म हो गया था सैनी जी का, जो पिछड़ा वर्ग आयोग, बिल्कुल अभी तक आयोग का गठन नहीं किया, रिक्त है वो पद, नहीं किया न गठन का, यही तो मंशा है। और ये जो शोर मच रहा है श्रीमान, तो वो दवा, वो जहर देते तो सबकी नजर में आ जाते, तो किया यूं कि वक्त पे दवा न दी। मृत्यु किसी कॉन्सेप्ट या किसी अवधारणा या किसी फिनोमिना की करनी होती है तो उसको समय से परिपुष्ट नहीं किया जाता। और मैं बता दूं, यह सरकार इस आरक्षण के संदर्भ में यह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विशेष अवसर के सिद्धांत पर आधारित एक अवधारणा है। मंडल कमीशन मंडल लोहिया जी के शिष्य थे और अटल जी भी इसके बड़े पक्षधर थे। तो यह सरकार लोहिया की अवधारणाओं के खिलाफ जितनी है, उतना ही अटल जी के भी सपनों को अपने पैरों तले रौंदने की अपराधी है। बहुत शुक्रिया आपका आलोक अवस्थी जी। डिबेट के प्रथम चरण में जिस तरह के स्टेटमेंट्स अपोजिशन के आए, उससे ये प्रतीत होता है कि सरकार, और कोर्ट का आर्डर भी, कि सरकार से प्राथमिक स्टेज पर कुछ गलतियां हुई हैं, जिसके कारण यह आदेश कोर्ट का आया। और अब बीजेपी के सामने कोई राजनीतिक रास्ता नहीं है इस मसले पर। देखिए, आरक्षण हमने पूरा दे करके ही हमने चुनाव की प्रक्रिया शुरू की थी। अब आरक्षण की प्रक्रिया पे सवाल उठा है तो हम उस प्रक्रिया को रिव्यू करेंगे, जैसा हाईकोर्ट ने कहा है। लेकिन मेरा ये एक कहना है ब्रजेश जी, पिछड़ों को लेकर के राजनीति तो बहुत हो रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो दोषी रही है वो कांग्रेस रही है। इतने समय, लंबे वर्ष तक उसने, कांग्रेस ने देश में शासन किया, लेकिन पिछड़ों के लिए कभी कुछ नहीं किया। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को हमेशा दूर रखा। 1953-55 में काका कालेलकर की आयोग गठित कर दिया था कांग्रेस ने। उसके बाद 55 में रिपोर्ट आ गई, ये धूल खाती पड़ी रही, कुछ नहीं किया इन्होंने। 1978 में मंडल कमीशन गठित हुआ, उसकी रिपोर्ट 80 में आ गई, इन्होंने इस पर भी कुछ नहीं किया। तो ये पिछड़ों के दुश्मन ये बैठे हुए हैं, इनसे पूछना चाहिए कि आपने क्यों नहीं किया, आप ओबीसी के हितों को आपने क्यों रोक के रखा। हमने तो, मोदी जी सरकार ने हमने तो ओबीसी समाज को, पिछड़ा वर्ग आयोग को, हमने तो उसको कानूनी जामा पहना करके उसको संवैधानिक दर्जा दिया। इन्होंने ये आयोग बना के छुट्टी पाली थी, लेकिन उसके पास कोई ताकत नहीं थी। हमने उसको आयोग को दिया है। हमने मेडिकल एजुकेशन में 27% आरक्षण लागू किया, जिससे कि तमाम बच्चों को इस समय डॉक्टर बन रहे हैं, शिक्षा मिल रही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को हमने संवैधानिक दर्जा दिया है, स्वायत्त संस्था के रूप में उसको मान्यता दी है। लोकसभा और राज्यसभा में जो पिछड़ों का आरक्षण है उसको 25 जनवरी 2030 तक हमने बढ़ाया है। मोदी सरकार ने ओबीसी आरक्षण का जो क्रीमी लेयर है उसको भी 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख रुपए किया है। इन लोगों ने क्यों नहीं किया था अपने समय पे। और सेंट्रल लिस्ट में हम लोगों ने जातियों के लिए कोटे के अंदर कोटा तय करने की मंजूरी दी है। ओबीसी की सभी जातियों तक आरक्षण समान रूप से पहुंचे, इसके लिए आयोग गठित किया है। तो यह सिर्फ गाल बजाने वाले लोग पर हैं। मुझे एक चीज में आप क्लैरिटी दो, दिखाया, खिलाया किसी को नहीं है। ट्रिपल टी, भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को उनका सम्मान दिया है। एक ही लाइन का सवाल है, ट्रिपल टी या सुप्रीम कोर्ट, सरकार क्या करेगी? निश्चित रूप से हम जब घोषणा कर चुके हैं कि हम आयोग का गठन कर रहे हैं, तो हम ट्रिपल टी के आधार पर हम उस पर जाएंगे। अगर कोई संवैधानिक बाध्यता बीच में आती है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का हमारा रास्ता खुला रहेगा। दोनों लेकिन एक बात और ब्रजेश जी मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से इन्होंने कहा था हलवा पूड़ी हम खाएंगे। इनसे पूछिए, आपकी सरकार आई थी, पिछड़ों के लिए क्या किया? एक जाति के लिए सारी चीजें, बाकी जातियां कहां चल गई पिछड़ों वर्ग की? आपने जो भर्ती बोर्ड बने 5 सारे एक जाति का अध्यक्ष बना दिए, और माननीय उच्च न्यायालय ने सारे भर्ती बोर्ड को भंग किया, इसीलिए किया कि वहां पर खाली एक जाति के लोगों की भर्तियां, और भयंकर रूप से भ्रष्टाचार हो रहा था। अनिल यादव इनके यूपी लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ न्यायालय ने सीबीआई इंक्वायरी करी है जी, और ये बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए थे यादव सिंह को और अनिल यादव को। पूछिए इनसे क्यों इन्होंने ऐसा किया।
सारी मलाई खुद खा गए और बाहर ने पिछड़ों को बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी, बहुत शुक्रिया। मैं बीरेन जी भी हमारे साथ इस परिचर्चा में जुड़ चुके हैं। बीरेन जी, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश निकाय चुनाव को लेकर जारी हुआ। एक तो इस आदेश के बारे में आपकी ओपिनियन, और दूसरा अब पॉलिटिकल पार्टीज इस पर क्या करेंगे, क्योंकि अब तो समय लगने वाला है, 5 महीने, 6 महीने, साल भर भी। देखिए, आज ओबीसी पर जो फैसला आया उसके बाद से दलितों के, गरीबों के, वंचितों के, ओबीसी के बहुत सारे मसीहा हमारे मैदान में आ गए हैं। सारी पार्टियां उनकी बड़ी हितैषी हो गई हैं और सब इसको बड़ा हक तलफी मानती हैं कि बड़ा हक अन्याय हो गया। देश में जब हर चीज़ संविधान से चलता है, कानून से चलता है, बात मोटा माटी ये समझा जाए कि आरक्षण में कोई कटौती नहीं की गई है, आरक्षण में कोई चोरी नहीं हुई है। खाली ये बात आती है कि आरक्षण का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हुआ। जो सीटें लंबे समय से सामान्य हैं उनको क्यों नहीं आरक्षण के दायरे में लाया गया, इन सब चीज़ों को लेकर ये सवाल आज खड़े हुए थे। लेकिन ब्रजेश जी, एक एक दिन हो रही थी बहस, फिर एक दिन अगले दिन फैसला, फिर अगले दिन फैसला आएगा, चल रहा था। बड़ा हैरत होती है कि सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र है, महाधिवक्ता है, न्याय विभाग है, प्रमुख सचिव हैं, ये लोग कोई भांप नहीं पाए कि सरकार की इतनी फजीहत होने वाली है। ये लोग जो बैठे थे, जिन्होंने आरक्षण की व्यवस्था लागू कराई, ये अफसर इसके लिए बड़े जिम्मेदार हैं। इन पर भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से एक तो चुनाव लेट हुआ, पहले परसीमन ने 12 दिसंबर को कार्यकाल खत्म हो गया। 2-3 महीना पहले अगर ये सब काम कर लेते तो काहे ये नौबत आती। तो ये तो देखिए, बीजेपी को नुकसान इस दृष्टिकोण से होता है कि ये अधिकारियों की वजह से जब फजीहत हो जाती है तो विपक्ष को हमला करने का अवसर मिल गया। आज समाजवादी पार्टी और संपूर्ण विपक्ष बीजेपी पर, भाजपा सरकार पर हमलावर है। वो ये बता रहे हैं कि ये आरक्षण के विरोधी हैं, ये ओबीसी विरोधी हैं। ये एक अवसर मिल गया लोगों को, जबकि इस पर अगर ध्यान दिया गया होता तो ये नौबत ना आती। देखिए, ओबीसी आयोग का कार्यकाल जून में समाप्त हो गया, कोई आयोग ही नहीं है। अब आयोग रातों रात गठित करे सरकार, तब तो ट्रिपल-टी की फार्मूला सार्थक होगा, नहीं कैसे सार्थक होगा। तो आपने देखा कि अफसरों की लापरवाही का एक नतीजा था। जब पंचायत के चुनाव हुए तब भी वहाँ पर ऐसे आरक्षण को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर कोर्ट ने रोक लगा दी और मामला फंसा और काफ़ी दिन तक खिंचा रहा। आज वही नौबत सेम आ गई। तो ये आखिर में ऐसी स्थिति क्यों आने देते हैं लोग। देखिए, आरक्षण खत्म करने की हिम्मत किसी पार्टी में नहीं है, और बीजेपी हो या कोई हो, वो इसकी मंशा जानती हो, इसको चिमटे से भी दूर से नहीं छुएगी। हर आदमी डरता है। 54% ओबीसी वोट बैंक है, वो कहाँ नाराज कौन करेगा इनको नाराज करके कोई सत्ता में नहीं रह सकता। बीजेपी तो उसी दम पे खड़ी है, वो मोदी को ओबीसी का ही नेता मानती और बताती है दुनिया में, तो वो ओबीसी के बहुत बड़े लीडर हैं। अब एक चीज़ बीजेपी आगे ये कर सकती है कि जो 17 जातियों को SC/ST में शामिल करने की बात थी, उसमें वो तेजी ला सकती है। ये भी मामला गरमाएगा, आप देखिएगा। और ये राजभर की पार्टी के बैठे हैं, ये भी अब दबाव सरकार पर बनाएंगे। हालांकि ये सरकार में सहयोगी नहीं है, लेकिन माना जाता है। मंडल कमीशन आया था, 27% आरक्षण ओबीसी के लिए है, उसको आप खत्म करके सामान्य घोषित करके कैसे कोई सरकार चुनाव करा देगी। जीवन भर का कलंक लग जाएगा, पूरा विपक्ष बीजेपी को खलनायक साबित कर देगा। ये आसान नहीं है। अभी बैठक चल रही है बीजेपी में, वहाँ भी कोई निर्णय होगा। जी बीरेन जी, वक्त का अभाव है, कंक्लूड करें प्लीज। बस खाली बात एक कहना चाहूँगा कि आखिर किस तरह से आरक्षण किया गया कि बुंदेलखंड में केवल 2 सीटें आरक्षित हुई, पूरा बुंदेलखंड जो है वो फ्री कर दिया। आप देखिए, कानपुर, लखनऊ जैसे महानगरों की सीटें लंबे समय से सामान्य होती आ रही हैं। इन पर इनको देखना चाहिए था, बाकी और कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रजेश जी, आरक्षण के दम पर ही आज देश में पहले लालू प्रसाद, मुलायम सिंह, तमाम सारे लोग नेता बने इस देश में, मायावती से लेके तमाम सारे लोग, नीतीश कुमार, बहुत सरकारें बनी। तो आरक्षण पर तो कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन आज बीजेपी फंस गई है। और फंस गई है तो नेताओं की वजह से और अफसरों की वजह से, किसकी वो देखा है उसका काम जाना है।
एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, 2 चीज़ें सुनाऊंगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्टैंडिंग काउंसिल, महाधिवक्ता और तमाम एलआर, प्रमुख सचिव सब लगे थे कि शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा और कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा, और पेड़ के काटने वालों को ये मालूम तो था कि जिस्म जल जाएंगे जब सर पे न साया होगा। और ब्रजेश जी, एक साहित्यकार ने लिखा कि रहीमन इस संसार में सबसे सुखी वकील, तो जीत गए तो वाह वाह, हार गए तो अपील। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पर चर्चा को बहनों भाइयों आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन मौजूद है। सुनील जी, डिबेट के पहले चरण में आप कुछ आपत्ति दर्ज करा रहे थे, आप अपनी बात कह लें, फिर मैं आपको सवाल देता हूँ। नहीं ब्रजेश जी, हमारी आपत्ति थी, बीजेपी के प्रवक्ता आलोक जी कह रहे थे कि समाजवादी सरकार में जात विशेष को नौकरियां मिली हैं। हम कह रहे हैं आज सरकार में भारतीय जनता पार्टी है और सरकार में अगर हिम्मत है तो हमारी सरकार की और अपनी सरकार की जितनी नौकरियां हैं जातिवार आंकड़े के साथ आप जारी कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन पिछड़े और दलितों के खिलाफ है। कि आप क्या स्वीकार करेंगे कि शिक्षक भर्ती में आपने पिछड़ों का आरक्षण छीन लिया? आप बताइए, उत्तर प्रदेश में जितने विश्वविद्यालय हैं उसमें वीसी कितने ओबीसी हैं? आपने प्रोफेसर बनाए कितने ओबीसी एससी बनाए? आपने सरकारी अधिवक्ता बनाए जिले में, हाई कोर्ट में, आप बताइए कितने ओबीसी एससी बनाए? क्योंकि आप नहीं चाहते, मैं फिर दोहरा रहा हूं और ईमानदारी से कह रहा हूं ब्रजेश जी, ये लोग जब पिछड़े और दलितों का कुछ छीन पाते हैं तो हलवा पूड़ी खा करके, सिटकिनी बंद करके जश्न मनाते हैं अपने घरों में और कमरों में कि आज हमने ये कहां से खोज ला? लेकिन ये आपका जश्न नहीं मनने वाला है। जी जी, अरे हम बता रहे हैं ना, ये जानते हैं आलोक जी। जी बहुत शुक्रिया आपका। सुरेंद्र राजपूत जी, आलोक जी तो कह रहे थे कि आप ही पिछड़ों के बहुत बड़े विरोधी हैं। सन 47 से लेके 2014 तक पिछड़ों के लिए कुछ किए ही नहीं आप। आज किस हक से कह रहे हो कि भाई पिछड़ों का रिजर्वेशन खत्म हो रहा है? अरे आलोक जी का बस चलता तो आदमी के पुरखे बंदर थे, ये तो वहां तक भी पहुंच जाते। कारण है कि इनको अपनी सरकार को बचाने का कोई और तरीका ही नहीं नजर आ रहा। बाब ये आदमी के पुरखे बंदर तक जाने रह गए हैं। अरे भाई 2014 के बाद आपकी सरकार है, आप मेरी बात समझिए। 1 मिनट आलोक भाई, सुचिता रखिए, आप तो भले इंसान हैं जी। मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, 2014 से आपकी सरकार है। आप मुझे 2-3 चीजें बताइए। हमको इतना बता दीजिए कि जाट आरक्षण की लचर पैरवी क्यों हुई थी, मराठा आरक्षण की लचर पैरवी क्यों हुई थी, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों की छात्रवृत्ति आपने क्यों बंद की। आप मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जब आपने नौकरियां दी तो उसमें आपने समूह बना करके पिछड़ों को और दलितों को उस उनके आरक्षण से वंचित क्यों रखा। आप मुझे ये बता दीजिए, 69-69 शिक्षक भर्ती में आज की डेट में वो पिछड़ों का ही पेच क्यों फंसा हुआ है, कोर्ट में भर्तियां क्यों लटकी हुई हैं। आप मुझे इतना बता दीजिए कि पूरे देश में जिस तरीके से हमने नारा लगाया था कि वोटों से लेंगे सीएम पीएम और मंडल से लेंगे एसपी डीएम, आपकी या आपके अनुसांगिक संगठन की ना हैसियत है, ना हिम्मत है, ना हौसला है। या सुप्रीम कोर्ट? जी, कांग्रेस पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से आरक्षण की मर्यादित व्यवस्था चाहती है। कांग्रेस पार्टी चाहते पिछड़ों को भी संवैधानिक दर्जे का आरक्षण मिले, आयोग के जरिए आरक्षण नहीं, संविधान के जरिए आरक्षण मिले, और जनगणना जो है जाति जनगणना जारी हो और पता चले जाति जनगणना में कौन कितना है और जिसकी जितनी संख्या है उसको बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी। जरूर मिले। हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं। ऑलराइट, वैभव महेश्वरी, और भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना का विरोध क्यों कर रही है ये बताएं। ओके, वैभव महेश्वरी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी क्या चाहती, 3T या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए? ब्रिजेश भाई, मैं इनको सुन रहा था अवस्थी जी को, मुझे ये मालूम पड़ता है कि कैमरा, मंच, भाषण और टीवी डिबेट में बीजेपी जो है वो दलितों का, पिछड़ों का बहुत सम्मान करती है, लेकिन जब नीतियों की बात आती है तो नीतियों में ये बहुत ही ज्यादा शत्रुता रखते हैं इन लोगों के खिलाफ, और इनकी सारी जो पॉलिसीज हैं वो दिखाई पड़ रहा है कि इस समाज के प्रति बड़ा ही द्वेष का माहौल रखते हैं। आप लिख लो कि प्राइवेटाइजेशन भी जो कर रहे हैं, इसका जो आधा कारण तो ये है कि इतने मित्रों को सारी संपत्ति देनी है,
लेकिन बाकी का आधा कारण ये है कि इससे ये आरक्षण की व्यवस्था नौकरियों के अंदर खत्म कर देंगे, प्राइवेट करेंगे, ठेका करेंगे, संविदा करेंगे और दाने दाने को मोहताज कर देंगे और अंत में वो 5 किलो के राशन के थैले में झूठ बोलने की मशीन आ गई ब्रजेश। पहली बात। हाँ मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड, सबकी बारी आएगी, अपनी अपनी बात रखिएगा। यूनिवर्सिटी के चांसलर को देख लो, आप किसी बड़े जगहों पर इंडिया मशीन है झूठ बोलने की, उसका एक पैटर्न देख लीजिए कि अब क्या राष्ट्रीय है। पार्टी हो गया। मिलाकर ये है कि इनकी मंशा तो ये है कि ये अम्बेडकर मनुस्मृति का संविधान है ना, जो मनुस्मृति संविधान है ना, उसको पहले लागू कर दे। मंशा तो ये तो आए दिन इस तरह कुछ करते रहते हैं, लेकिन देश में कुछ कुछ संवैधानिक संस्थाएं बची हुई हैं। कभी कभी कोर्ट जो है वो इनको फटकार लगाता है, इनकी साजिशों को एक्सपोज करता है, तब जाके ये अम्बेडकर की अब बात तो मानिए करने कि ये लग जाते हैं। चुनाव लंबे समय के लिए टल गया, तो अब आप लोग की तैयारियों का पिटारा बंद। पहली बात तो ये है कि नहीं, तैयारियों के लिए तो चलिए और वक्त मिलता है, सभी पार्टियां अपना तैयारियां करती रहती हैं, राजनीतिक पार्टियों का और काम क्या है। लेकिन ये जो काम कर रहे थे कम से कम ये एक्सपोज हुआ और अब ये दोबारा पुनर्विचार करेंगे। लेकिन ये बड़ा ताज्जुब की बात है ब्रजेश जी, और बहुत धन्यवाद कि आपने इसको प्रमुखता से एक्सपोज किया कि ये दो बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी हम जाएंगे और हाई कोर्ट का सम्मान भी है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे मनुस्मृति संविधान हमें लागू करना है लेकिन अम्बेडकर का हम बहुत सम्मान करते हैं। ये दो बातें बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। अब पता नहीं ये क्या करने वाले हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी एक जिम्मेदार दल होने के नाते या तो रोड पर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे, पार्लियामेंट में करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे, और जिस भी प्लेटफॉर्म पर जरूरत अरुण पड़ेगी राजभर उसका विरोध करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। अरुण राजभर, आप सरकार से क्या चाहते हैं कि वो प्रॉपर प्रक्रिया का पालन करे, वक्त चाहे जितना लग जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट से में जाए सरकार, सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन करे और कुछ नया ऑर्डर लेके आए? आप क्या चाहते हो? अरुण जी, आप मुझे सुन पा रहे हो? अरुण जी का ऑडियो लिया जाए। उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज को मिले, यस प्लीज गो अहेड। इसके लिए कोई भी कदम उठानी पड़े तो ये सरकार को उठानी चाहिए। जी हाँ सर, आवाज सुनाई दे हाँ रहा हाँ, है? परफेक्ट परफेक्ट, बोलो, गो अहेड प्लीज। आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ, तो हमारी आवाज कट गई थी। हाँ बोले। तो जिस तरीके से सरकार कदम उठा रही है, जैसे बयान दे रहे हैं हमारे अवस्थी जी, तो जी असल में आपने स्पीकर खोल रखा है, उसको म्यूट करो और फिर बोलो। आप आवाज कट जा रही है। जी मैं वापस कनेक्ट करता हूं आपको, आप एक सेकंड रुक जाओ, अपना स्पीकर बंद कर लो, तब तक मैं अनिल दुबे से सलाह मशविरा कर लूं। भाई दुबे जी, दो विकल्प हैं सरकार के पास, या तो 3T लागू और या सुप्रीम कोर्ट चलें, इस फैसले को चैलेंज कर दें। 22 सिफारिशें आज भी लागू हैं। जी मैं आपका आवाज ठीक कराता हूं। अरुण जी रुकिएगा, मैं आवाज ठीक कराता हूं, आप अपना स्पीकर बंद कर लो, आवाज वापस आ रही है मुझे। या दुबे जी गो अहेड। पिछड़ों को उनका हक मिले, जो उनका वाजिब जो अधिकार है वो उनको मिले, वो सारी प्रक्रिया सरकार पूरी करे, उसके बाद चुनाव करावे। पिछड़ों को उनका हक मिलना चाहिए, वो अगर कहीं कमी रह जाएगी तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। आप चाहते हो कि सरकार सुप्रीम कोर्ट न जाए? नहीं, पिछड़ों का आरक्षण जैसे भी हो, हमें पिछड़ों का आरक्षण चाहिए। थैंक यू अरुण जी, रुक जाओ। हमें पिछड़ों का आरक्षण चाहिए, अरुण जी, उनका अधिकार चाहिए, उनको जो अधिकार मिला हुआ है उसके साथ अन्याय ना हो। ऑलराइट, दीपक जी आपकी क्या ओपिनियन है कि अब सरकार को फाइनल 3T पे जाना चाहिए नहीं, या फिर सुप्रीम कोर्ट चलें? सरकार को संविधान, अरुण जी हो गया, थैंक यू अरुण जी, थैंक यू। हाँ बोले। सरकार को संविधान का और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के में निहित मंतव्य का सम्मान करना चाहिए, और जो कोर्ट ने उन्हें आईना दिखाया है कि आपने आयोगों का गठन नहीं किया, आपने ट्रिपल टी में जो तीसरा टी है उसको छोड़िए, लेकिन शुरू के 2 टीओं पे आप कसौटी पे खड़े नहीं उतरे, तो सरकार अगर कोर्ट में जाने की बात कर रही है तो अपनी असफलताओं को छुपा रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भाजपा के कई साथियों को कई बार सुनता हूँ तो मुझे रोना भी आता है और हंसी भी आती है जब यह सारी समस्याओं का जिम्मेदार कांग्रेस को बता देते हैं। अरे मान्यवर, 16 साल और 278 दिन तो आप भी सरकार में हो गए, थर्ड टाइम इस पे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आलोक अवस्थी जी की ओपिनियन लेता हूं, और एक ही लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास आलोक जी आपके लिए कि सरकार का ये तो अभी टेम्परेरी स्टेटमेंट आया है कि अभी तत्काल आ गया, फाइनल आपका बयान क्या हम माने कि ये क्या यही है या फिर सरकार इसमें कोई संशोधन करेगी जो आज आपने बयान जारी किया है? देखिए ब्रजेश जी, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी भी हाई कोर्ट का डिसीजन आने के बाद 1 घंटे के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना स्टेटमेंट दे दिया, यानी कि हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, हमारे पास योजना है और हम उसके अनुसार हर वर्ग को आरक्षण और प्रॉपर उसका प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए हम तैयार हैं।
आपने देखा होगा जो हमने पिछड़ों और गरीबों के लिए किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या आयुष्मान भारत योजना हो, जिसमें उनको बीमा थैंक यू मिलता आलोक है, जी, शुक्रिया। जनधन योजना 10 सेकंड सुनील साजन, सुनील साजन 10 सेकंड। सारी योजनाओं में हमारे SC ST और 10 सेकंड सुनील साजन। जी 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 ब्रजेश जी, मैं केवल आलोक अवस्थी जी से यह जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना कराने के पक्षधर है या नहीं। और आप कह रहे हैं कि बयान माननीय न्यायालय के आदेश के आने के बाद 1 घंटे में बयान आ गया। क्या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं जान रहे थे कि हम लचर 1951 के बाद जाति जनगणना नहीं हुई है और ऐसी कोई नीति नहीं है जाति जनगणना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। समय समाप्त हो चुका है डिबेट का। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने इस रोचक डिबेट में पार्टिसिपेट किया और अपने अपने तथ्य प्रस्तुत किए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।